नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति और हम हाजिर हैं सुबह 7 बजे तमाम ताज़ा और अहम खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चेन्नई और पुडुचेरी में बारिश से फिर बढ़ी मुश्किलें। आज भारी बारिश का अनुमान, बचाव के काम में बाधा। जीएसटी पर मुख्य आर्थिक सलाहकार समिति ने सौंपी रिपोर्ट। 17 से 18% होगा जीएसटी स्टैंडर्ड रेट। 1% इंटरस्टेट रेट को भी खत्म करने की सिफारिश। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अन्ना के माने सभी सुझाव, बिल पास कराने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री के पास। नेपाल के संविधान में 3 महीने के अंदर होगा संशोधन। काठमांडू में कल 3 बड़े दलों की बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को मिलेंगे मधेशी नेता। और विश्व हॉकी लीग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में के श्रीकांत की इंडोनेशिया के खिलाड़ी से भिड़ंत। तमिलनाडु में बीती शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में फिर से पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। बार बार बारिश से प्रशासन और राहत एजेंसियों को राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। रेल और सड़क संपर्क में बाधा की वजह से चेन्नई में ईंधन आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एनडीआरएफ की 35 टीमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में राहत के काम को अंजाम देने में जुटी हैं। चेन्नई से भारी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। 12 घंटे की राहत के बाद एक बार फिर चेन्नई में भारी बारिश हुई। हालांकि बीच में बारिश थमने के बाद राहत और बचाव अभियान को तेज किया गया था, लेकिन अभी भी लाखों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। मोबाइल फोन सेवा आंशिक रूप से बहाल हो गई है और परिवहन सेवा में भी सुधार होने के संकेत हैं, जबकि एटीएम जैसी दूसरी सेवाएं अब भी बंद हैं। एहतियात के तौर पर अभी भी चेन्नई के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रखी गई है। लोगों तक पीने का पानी पहुँचाना बड़ी चुनौती है। जहां पानी नहीं जमा हुआ है वहां पावर रेस्टोरेशन हुआ है। कम्युनिकेशंस नेटवर्क में भी सुधार हुआ है। पिछले कई घंटों से हम अपने ऑफिसर्स से बहुत अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं, हम अपने टीम लीडर्स से बात कर पा रहे हैं। और कई ऐसे जगह हैं जहां पे सूख गई हैं, पानी नहीं है वहां पे, और पानी के स्तर में, जल के स्तर में भी काफी गिरावट आई है। अस्पतालों का बुरा हाल है। चेन्नई के एक अस्पताल में बिजली ठप होने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से 18 मरीजों की मौत हो गई। पीड़ित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सेना और वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने में लगे हैं। वहीं पानी के बीच रह रहे लोगों तक खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। आईएनएस ऐरावत राहत सामग्री लेकर चेन्नई पहुंच गया है। As you can see behind me now, we've got INS Airawat that has arrived here. Part of the relief material that we got has been handed over to the state administration. चेन्नई समेत कई स्टेशनों के पानी में डूबे होने की वजह से लोगों को बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे युद्ध स्तर पर ट्रकों से पानी निकालने में जुटा है। चेन्नई के करीब राजाली नौसेना के एयर स्टेशन से सीमित कारोबारी उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जो हमारे चेन्नई एग्मोर और चेन्नई सेंट्रल स्टेशंस हैं, वो वहाँ पर ट्रैक्स अभी भी डूबा हुआ है। उन स्टेशन तक घुसना और पहुँचना ही मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी चेन्नई को छोड़कर राज्य के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। चेन्नई में हैवी रेनफॉल की संभावनाएं अगले 2 दिनों तक काफी कम है। लाइट रेनफॉल वहां जारी रहेगी। हैवी रेनफॉल फिर वही पुडुचेरी, कुडालोर, नागापट्टिनम और जो डिस्ट्रिक्ट है साथ में लगे हुए, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में अगले 2 दिनों में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होगा। केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों से राहत तेज करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई का हवाई सर्वे कर बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया था। साथ ही केंद्र की ओर से तत्काल 1000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी बारिश से बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि पुडुचेरी में 2 लोग जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के 4 जिले नेल्लोर, चित्तूर, गोदावरी और प्रकाशम में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
राज्य सरकार के मुताबिक 3,750 करोड़ की मशीनरी और फसल तबाह हो चुकी है। नेल्लौर में 5,000 पीड़ितों को राहत शिविरों में रखा गया है। राज्यसभा में कल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान को लेकर गतिरोध देखने को मिला। बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने भी उनकी मांग का समर्थन किया। हालांकि सरकार उनका बचाव करती नजर आई। राज्यसभा में दूसरे दिन भी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान को लेकर गतिरोध बना रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने सिंह की दलितों के खिलाफ टिप्पणी का मुद्दा उठाया, साथ ही उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीएसपी के साथ नजर आई। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में प्रधानमंत्री से वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्री वीके सिंह के मामले में दलित प्रकरण को लेकर सरकार का जो रवैया हमें देखने के लिए मिला है, तो अति दुखद व अति चिंताजनक भी है। उस मंत्री को एक पल भी मंत्रिमंडल का साथी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। हालांकि इस मामले में सरकार वीके सिंह के बयान का बचाव करती नजर आई। वीके सिंह जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो किसी भी दलित समाज के अपमान का कारण हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर आरएसएस प्रमुख भागवत की टिप्पणी का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनकी इस टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। न्यायालय में लंबित होने के बाद भी बेरोक आरएसएस चीफ का बयान देना ये दर्शाता है कि सरकार की मिलीभगत के तहत ही ये सब किया जा रहा है। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अदालत के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। संकल्प को दोहराने का उनको जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन निर्माण के संबंध में हमारा स्पष्ट मत है कि निर्माण जो है वो न्यायालय के निर्णय के तहत होना चाहिए और न्यायालय के निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। सदन में गतिरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में 6 सांसदों ने लोकसभा सांसद विजयन जे पांडा पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के लिए सदन को नोटिस दिया। पांडा के राज्यसभा की शक्ति पर फिर से विचार करने संबंधी लेख के बाद सदन में यह नोटिस पेश किया गया। लोकसभा में बीजेडी सांसद जयंत पांडा के खिलाफ राज्यसभा में 6 सदस्यों ने नोटिस दिया। ऊपरी सदन में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को कांग्रेस सांसद मोहसिना किदवई, जेडीयू सांसद केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल, सीपीएम सांसद टी.के. रंगराजन, सीपीआई सांसद डी राजा और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये नोटिस दिया। इन 6 सांसदों का आरोप है कि पांडा ने अपने लेख में जो विचार जाहिर किए हैं वो दरअसल विशेषाधिकार हनन और राज्यसभा की अवमानना से जुड़ा है। पांडा के आर्टिकल से राज्यसभा की मान मर्यादा कम हुई है और उनके वक्तव्य से जो इसकी शक्तियां हैं संविधान में प्रदत्त हुई उसका उल्लंघन हुआ है। नाराज राज्यसभा सांसदों ने ये भी कहा कि जयंत पांडा के लेख से भारत के संविधान का भी अनादर हुआ है, जिसमें दोनों सदनों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। It is an issue related to certain values and certain defining of powers of both the houses of parliament. राज्यसभा के जो अधिकार हैं और राज्यसभा की जो इख्तियारात हैं उसको कम करना मैं समझती कोई मायने नहीं रखता। पांडा ने एक लेख में ये कहा था कि राज्यसभा की शक्ति को कम करने की जरूरत है ताकि जन भावना को वहां रोका ना जा सके। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को लागू करने के बारे में जल्द ही कदम उठाएगी। हालांकि सरकार ने सूखे के चलते होने वाले नुकसान पर किसान कर्ज माफी योजना पर कोई आश्वासन नहीं दिया। लोकसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने सूखे के चलते किसानों को होने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर की। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने जानकारी दी कि सूखे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लेकर आएगी। इसके अलावा अब 33% फसल के नुकसान के लिए लोन अदायगी पर रियायत दी जाएगी।
हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसके 330 रुपए देने पर हर किसान भाई या बहन को जीवन बीमा मिल सकती है और अगर किसी का भी देहांत होता है तो उस पे जो आपको कवरेज मिलता है वो 2 लाख रुपए का है। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और वाम समेत कई दलों के सांसदों ने किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। सदस्यों ने सरकार से फसल बर्बाद होने की सूरत में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की मांग की। जब तक किसान को उसके खेतों को साधन संपन्न बनाने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक उसकी स्थिति बड़ी भयावह बनी रहेगी। Despite this widespread agrarian distress and farmer suicide, what prevents this government from implementing the National Commission on Farmers' recommendation that there should be agriculture credit at not more than 4% rate of interest? कृषि क्षेत्र के अंदर किसानों पे एक संकट की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कर्जा माफी की योजना यूपीए के तर्ज पे ये सरकार भी लाने का काम करेगी। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। सरकार ने ये जरूर कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, कम ब्याज पर आसान लोन, उर्वरक सब्सिडी और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाकर नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि देश का विकास राज्यों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उन्होंने केंद्र में राज्यों के लिए विशेष विभाग के साथ कई कदमों का जिक्र किया जो सरकार ने राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण है कि दुनिया राज्यों और उनकी ताकत के बारे में जाने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू रूप से चलने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद के चलने का श्रेय सभी दलों को जाता है। भारत को आगे बढ़ना है तो दिल्ली से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्य और दिल्ली दोनों मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के चलें, एक दिशा में चलें, गति समान बनाने की कोशिश करें, परिणाम अपने आप निकल आएंगे। नीति आयोग का जो गठन हुआ है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली समिति ने जीएसटी पर 100 पन्नों की रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। हालांकि जीएसटी पर पूरी रिपोर्ट सोमवार को सौंपी जाएगी। अरविंद सुब्रमण्यम ने बताया कि जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5% के बीच होगा। जीएसटी के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के 3 हिस्से होंगे। लो, हाई और स्टैंडर्ड जैसे हिस्सों में जीएसटी का प्रारूप होगा। अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड रेट लागू होगा। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 17 से 18% के बीच होगा। लो रेट 12% और हाई रेट 40% होगा। इसमें प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट रेट को खत्म करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी रेट को शामिल नहीं करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में पेट्रोलियम और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में रखा गया है। Be allocated between the center and the states will again of course be decided by the GST Council, but it's clear that this allocation will and must reflect the revenues to be raised at the center and the states. So the allocation of this 17% or between 17 and 18% will depend upon how much revenues will preserve revenue neutrality for the center and how much revenue will preserve revenue neutrality for the states. A set of recommendations will now go to the GST Council, and we have a meeting with the GST Council coming up. It will be discussed within the GST Council, and then important policy decisions will have to be made on some of these parameters. दिल्ली विधानसभा ने जन लोकपाल बिल को पारित कर दिया है। सदन में कल चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलकर इस बिल को मंजूरी देने की अपील करेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संशोधित जन लोकपाल बिल को पेश किया, जिसके बाद इस पर चर्चा हुई। संशोधित जन लोकपाल बिल में 2 बदलाव किए गए हैं। चयन समिति में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। चयन समिति के 4 सदस्य आपसी सहमति से चुने जाएंगे, जबकि बाकी 3 सदस्यों का चयन विपक्ष के नेता, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और पूर्व लोकपाल करेंगे। लोकपाल को हटाने के लिए हाईकोर्ट की जांच के बाद सदन में वोटिंग करानी होगी, जिसके बाद ही लोकपाल को हटाया जा सकेगा। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर इस संशोधित जन लोकपाल ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 2014 के जन लोकपाल को क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी पहले ही जन लोकपाल का विरोध कर चुकी है।
ये कानून एक कमेटी बनाई गई है, सिलेक्शन कमेटी। उस सिलेक्शन कमेटी जो है वो लोकपाल को चयन करेगी। शुरू में हमने 4 लोगों को इसमें डाला था। कई लोगों का इतराज हुआ, अन्ना जी से मिले, अन्ना जी बोले 3 आदमी और डाल दो। हमने 3 आदमी और डाल दिए, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आज उनको दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की चिंता करने के लिए भेजा है। आज दिल्ली की अलग अलग समस्याएं जिनको लेकर वो चिंता नहीं करे, और ये पूरा बॉर्डर, मैं माफी चाहता हूँ, जिस ढंग से लोकपाल आए, मुझे लगता है कि लोकपाल आगे बढ़कर ये कभी दिन की रोशनी देख पाएगा। ये उनका मंतव्य नहीं कि लोकपाल लाए वो। और दूसरी बात यह है कि उनके अपने 23 विधायकों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उनके अपने बारे में बात करी ना तो ये स्वतंत्र है, ना ये ताकतवर है, ना ये स्वायत्त है। दिल्ली के लोगों को जन लोकपाल तो छोड़िए, सादा लोकपाल भी नहीं मिलेगा जो बाकी राज्यों में है, क्योंकि इसमें जिस तरह का एक शरारत और तिकड़म है, उसके चलते कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई सरकार, कोई कोर्ट इसको कभी पास कर ही नहीं सकता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। सर्दियों में राजधानी में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। सरकार का ये फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इस फैसले से 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां एक दिन, दूसरे दिन 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर वाली गाड़ियां चल सकेंगी। यानी एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। इसके अलावा सरकार ने बदरपुर पावर प्लांट को भी बंद करने का फैसला किया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार हरकत में है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली में गाड़ियां नंबर के हिसाब से चलेंगी। 1 जनवरी से लागू होने वाले इस फैसले के बाद 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां एक दिन, तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर वाली गाड़ियां चल सकेंगी। यानी एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। Major step that the government has decided today is that particularly in winter when the pollution is high, we will implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from, we'll make all efforts to start it from the 1st of January. Now to make it possible, you have understood this thing, that is the odd number of vehicles ply on a particular day and even number of vehicles ply on another day. यही नहीं, सरकार ने बदरपुर पावर प्लांट बंद करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मिलने के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है। प्रपोजल अभी मीडिया में तो आए हैं, हमारे पास तो आधिकारिक रूप से कुछ ऐसे चीज तो आए नहीं है। जब आएंगे तब तो उसका चर्चा होगा, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है तो उसमें मैटर कुछ तो आएंगे होंगे, वो भेजेंगे शायद, लेकिन हमने अभी देखा नहीं है ऑफिशियली। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का वर्तमान स्तर चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इससे निपटने के लिए कार्य योजनाएं पेश करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में खबरें जा रही हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक चिराग जिनकी रूह में बसती है सारंगी, तान लय राग से है जिनका मिलन, एक फनकार जो गवाह है पूरी विरासत की। मैं 47 में यही था जी। हाँ साहब, हम आपका किराया देंगे, आप चलिए पाकिस्तान चलिए। हमारे फादर ने कहा नहीं भैया, हम तो हमारा जीना मरना तो यहीं है, हम तो यहाँ से जाएंगे। एक सितारा जो आसमान में हो गया विलीन। राज्यसभा टीवी की श्रद्धांजलि उस्ताद साबरी खान साहिब को, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई है, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती।
मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के सवाल और मीडिया कवरेज। हमारे देश में मीडिया साइंस ही बहुत कम कवर करता है, उसके लिए मीडिया में जगह बहुत कम है। जो लिंक्स है वो डे टू डे रिपोर्टिंग में नहीं आ पाते, क्योंकि हम एक मिनिस्ट्री सेंट्रिक हैं या एक इवेंट सेंट्रिक रिपोर्टिंग हो रही है। जब तक हम लोग फैक्ट्स लेकर, रिसर्च लेकर ऐसा क्रेडिबल मटेरियल लेके नहीं जाएंगे, आंकड़े नहीं लेके जाएंगे, तब तक अखबार खुद रिसर्च नहीं करेगा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में, एजेंडा सेटिंग में। मीडिया की बहुत जिम्मेदारी है कि वो इन डेप्थ में जाके स्टोरीज करे। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल। दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल सरकार मधेसियों की मांगे मानने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई में कल 3 बड़े दलों की बैठक में यह फैसला हुआ। इसमें सीपीएन, यूएमएल, यूसीपीएन माओवादी और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक में 3 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार हुआ। आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व और आबादी के हिसाब से संसद में सीटों के आवंटन के लिए संविधान संशोधन बिल आएगा। ये बिल पूर्व की नेपाली कांग्रेस सरकार ने तैयार किया था। इसके अलावा प्रांतों की सीमा तय करने के लिए एक समिति बनेगी जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। मधेसी पार्टियां इन 3 मुख्य मांगों को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रही हैं। ये बैठक उप प्रधानमंत्री कमल थापा के दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद हुई है। इस बीच कल 3 बड़े दलों और मधेसी पार्टियों के बीच होने वाली वार्ता नहीं हो सकी। मधेसी पार्टियां बैठक के लिए नहीं पहुंची। मधेसी पार्टियों के बड़े नेता भारत दौरे पर आ रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष नेताओं से रविवार को मिलेंगे। इनमें 4 मधेसी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। ये पार्टियां नेपाल के तराई इलाकों में नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। 11 मुख्य मांगों को लेकर इनका आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा के भारत दौरे के बाद मधेसी नेता दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी को आतंकवादी वारदात मानकर जांच की जा रही है। जांच एजेंसी एफबीआई का कहना है कि उसे योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी करने के सबूत मिले हैं। एक बंदूकधारी तस्फीन मलिक ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के सबूत हैं। एफबीआई गोलीबारी वाली जगह से मिले मोबाइल फोन की जांच भी कर रही है। बुधवार को हुई गोलीबारी की वारदात दिसंबर 2012 के बाद अमेरिका में ये सबसे बड़ी गोलीबारी की घटना थी। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान मूल के एक दंपति ने इस घटना को अंजाम दिया था। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय केंद्रीय बैंक यानी ईसीबी जमा दरों पर उम्मीद से कम कटौती का असर बाजार पर दिखाई दिया। बिकवाली के दबाव के बीच सेंसेक्स 25,700 के नीचे तक चला गया तो निफ्टी 7800 के नीचे आ गया। अंत में सेंसेक्स और निफ्टी 1% तक कमजोर होकर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 248.5 अंक की कमी के साथ 25,638 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 82 अंक गिरकर 7,782 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स का ये 2 हफ्ते का सबसे निचला स्तर है। पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स में 531 अंकों की कमी आई है। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रुपए में भी कमजोरी का रुख रहा। डॉलर के मुकाबले रुपए 2 साल के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 67 तक जा पहुंचा।
हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी के बाद ये 66 रुपए 70 पैसे जाकर थमा। बात खेलों की। वर्ल्ड लीग हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ब्रिटेन को हराने में कामयाब रही थी। हालांकि लीग मुकाबलों में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। भारत पूल बी में आखिरी पायदान पर था। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हॉलैंड को हराकर फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। क्रिकेट की बात करें तो दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन का खेल आज होगा। मैच के दूसरे दिन ही कल टीम इंडिया ने पकड़ मजबूत बना ली। अजिंक्य रहाणे के शानदार शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी में 334 रन बनाए। इसके बाद भारतीय फिरकी के फेर में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 121 रनों पर ढेर हो गई। स्पिनर रवींद्र जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को पेवेलियन की राह दिखाई। ऑफ स्पिनर अश्विन और तेज गेंदबाज उमेश यादव के 2-2 विकेट मिले। भारत को पहली पारी में 213 रन की भारी भरकम बढ़त हासिल हुई, लेकिन उसने दक्षिण अफ्रीका से फॉलो ऑन नहीं कराया है। अब तीसरे दिन भारत दूसरी पारी के लिए बल्लेबाजी करने उतरेगा। 4 मैचों की सीरीज में भारत पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। दुनिया में ऐसे कम ही लोग पैदा होते हैं जिनका जीवन अपने आप में दर्शन होता है। वो दुनिया में आते हैं, दुनिया से जाते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा हमेशा बना रहता है। ऐसे ही एक शख्स हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर दुनिया मदीबा को याद कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में नजर हेडलाइंस पर। चेन्नई और पुदुचेरी में बारिश से फिर बड़ी मुश्किलें। आज भारी बारिश का अनुमान, बचाव के काम में बाधा। जीएसटी पर मुख्य आर्थिक सलाहकार समिति ने सौंपी रिपोर्ट। 17 से 18% होगा जीएसटी स्टैंडर्ड रेट। 1% इंटरस्टेट रेट को भी खत्म करने की सिफारिश। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अन्ना की माने सभी सुझाव, बिल पास कराने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री के पास। नेपाल के संविधान में 3 महीने के अंदर होगा संशोधन। काठमांडू में कल 3 बड़े दलों की बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को मिलेंगे मधेशी नेता। और विश्व हॉकी लीग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में के श्रीकांत की इंडोनेशिया के खिलाड़ी से भिड़ंत।